हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण में मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 के तहत निजी सेक्टरों में नौकरियों में युवाओं को 75% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था, जिसके बाद कई औद्योगिक एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। याचिका में दलील दी गई थी कि आरक्षण देने का फैसले का योग्यता के सिद्धांत के विरुद्ध है। सरकार ने नवंबर 2020 में इस एक्ट को नोटिफाई किया था। हालांकि सरकार ने कम वेतन वाली नौकरियों के लिए ही इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के बाद सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया। सीएम मनोहर ने कहा कि हम हाईकोर्ट में मजबूती से केस लड़ेंगे और सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। सीएम मनोहर ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सदैव प्रयत्नशील है। सीएम मनोहर लाल ने करनाल के घरौंडा गांव पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर अपना पक्ष रखा। साथ ही सीएम मनोहर ने एक पुराने मामले का हवाला देते हुए सीएम ने कहा कि पहले भी इसी तरह के हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक लगाई थी, जिसकी लड़ाई सरकार ने लड़ी और जीती भी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने 2 दिवसीय दौरे पर करनाल पहुंचे, जहां वे घरौंडा विधानसभा के कैमला गांव पहुंचे। सीएम ने कैमला गांव पहुंचकर प्राचीन लंगड़ा बाबा मंदिर में मत्था टेका। प्राचीन लंगड़ा बाबा मंदिर में मत्था टेकने के बाद सीएम ने मंदिर के पास 51 लाख की लागत से भंडारा हॉल का निर्माण करने की घोषणा की। हरियाणा में 75% निजी क्षेत्र में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक के बाद पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता किरण चौधरी का बयान भी सामने आया। किरण चौधरी ने कहा कि 75% प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का सरकार का फैसला जुमला बनकर रह गया है। किरण चौधरी ने आगे कहा कि कोर्ट के फैसले से साबित हो गया कि प्रदेश की गठबंधन सरकार ने इस कानून में ऐसी खामियां रखी, जिसकी हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद किरण चौधरी ने कहा कि गठबंधन सरकार इस कानून की हाईकोर्ट में पैरवी नहीं कर पाई और गठबंधन की सरकार हरियाणा के युवाओं के साथ गुमराह कर रही है। किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है और आंकड़े बताते हैं हरियाणा में बेरोजगारी 30% से भी ज्यादा है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में पंचकुला पुलिस ने 84 लोगों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में अभी तक 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में जांच कर रही एसआईटी टीम को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 84 और लोगों की लिस्ट सौंपी है। पंचकुला की एसपी विजय नेहरा ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 84 लोगों की लिस्ट को लेकर पंचकुला पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने बताया कि इस लिस्ट को लेकर पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में पहले से दर्ज एफआईआर में हिसार जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए आरोपी रामफल से पूछताछ भी की गई और कई खुलासे हुए हैं। एसीपी के मुताबिक आरोपी रामफल से पूछताछ में पता चला कि इस फर्जीवाड़े में कई सरकारी टीचर भी शामिल हैं और मामले को लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक इस मामले में करीब 6 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। फिलहाल एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। अंबाला में शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी पर अब शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल निजी स्कूलों में फॉर्म 6-15 फरवरी तक भरना होगा। इसके लिए 27 जनवरी को जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी 256 मान्यता प्राप्त स्कूलों को पत्र लिखकर अवगत करा दिया है। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक जिले भर में सभी निजी स्कूलों को फॉर्म 6 भरना होगा। बता दें कि सरकार के आदेश के खिलाफ जाकर निजी स्कूल लगातार फीस बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि हालांकि पहले इस फॉर्म को जमा करने की तारीख 31 जनवरी थी, लेकिन जिसको विभाग ने बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया है।
अब विभाग चाहे तारीख आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए, लेकिन फॉर्म सभी को भरना होगा। वहीं जो भी निजी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों का नहीं मानता, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी के विरोध में पूरा जिला सड़कों पर उतर आया है। कैथल, गोहला और सीवन में प्रदर्शन किया जा रहा है। कैथल शहर की सड़कों पर आमजन और सामाजिक संस्थाएं प्रदर्शन कर रही हैं। इस मौके पर कैथल के डीसी का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया। लघु सचिवालय में विजिलेंस विभाग के खिलाफ बारिश के बावजूद कैथल शहर के सामाजिक संस्थाएं और लोक शिक्षा के एसएचओ की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और उपायुक्त महोदय अपने दफ्तर में बैठे रहे। लगभग 4 घंटे बाद उपायुक्त पीछे के दरवाजे से बाहर निकले। तभी पत्रकारों ने प्रदर्शन के बारे में जानना चाहा तो उपायुक्त पत्रकारों पर ही भड़क गए और प्रदर्शन में शामिल व्यक्ति जो ज्ञापन की बात करना चाहता था उसे धमकाते हुए गाड़ी में बैठाकर चले गए। जेजेपी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रोफेसर रणधीर सिंह चिका ने जिला स्तरीय बैठक को संबोधित किया और संगठन के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह पार्टी की नीतियां जन जन तक पहुंचाएंगे, साथ ही आम आदमी पार्टी को संगठन से जोड़ने का काम करें। वहीं चरखी दादरी के जिला गांव सारंगपुर गांव की पंचायत ने बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर चरखी दादरी ट्रांसपोर्ट मैनेजर से मुलाकात की। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ समय से गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। चरखी दादरी में शिकायत के बाद भी जहां कार्रवाई नहीं हुई, छात्रों को स्कूल और कॉलेज में जाने के लिए बस सेवा नहीं मिल रही थी। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार अधिकारियों को इसी के साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द से बस सेवा शुरू नहीं की गई तो एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। चरखी दादरी ट्रांसपोर्ट मैनेजर दीपक कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा और गांव में बस सेवा शुरू की जाएगी ताकि ग्रामीणों व स्कूली बच्चों को आने जाने में परेशानी न हो। शिक्षा विभाग ने बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए प्रदेश के अध्यापकों को ट्रेनिंग देनी शुरू की। भवानीखेड़ा के क्लस्टर सुई में ट्रेनिंग हुई जिसमें 40 अध्यापकों ने भाग लिया। दो दिवसीय होने वाली इस ट्रेनिंग में अध्यापकों को क्लस्टर स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं क्लस्टर स्तर में ट्रेनिंग देने के लिए पुलिस की ओर से डीएसपी वीरेंद्र सिंह, स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉक्टर कमल और बच्चों की सेफ्टी को लेकर सुई के प्रचार अनिल सांगवान ने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान हिसार में बनाए गए चौधरी देवीलाल संजीवनी के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए रोष प्रकट किया। बता दें कि आपको कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना की लहर में उन्हें संजीवनी हॉस्पिटल में कार्यरत किया गया, लेकिन अब कर्मचारियों को हटा दिया गया है। ऐसे में अब कर्मचारियों का कहना है कि वह कहां जाएं, जिसके बाद कर्मचारियों ने सरकार से गुहार करते हुए कहा कि उन्हें दोबारा से नौकरी पर रखा जाए। कुरुक्षेत्र की सड़कों की हालत का मामला अब फिल्म कलाकारों के बीच भी पहुंच गया है। फिल्म अभिनेता अरुण बख्शी कुरुक्षेत्र 48 कोस फिल्म के सिलसिले में आए थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुरुक्षेत्र की खस्ता हालत सड़कों का मुद्दा उठाया। अभिनेता अरुण बख्शी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से सड़कों की हालत सुधारने की गुहार लगाई और कहा कि सीएम साहब, कुरुक्षेत्र की सड़कें बहुत खराब है। अगर कुरुक्षेत्र में पर्यटन चाहिए तो यहां की सड़कों को ठीक करा ले। अभिनेता अरुण बख्शी ने कहा कि 48 कोस की परिधि में 365 तीर्थ है, जबकि सड़क ठीक नहीं होनी तो पर्यटन नहीं होगा। साथ ही उन्होंने महाभारत सीरियल पर भी चर्चा करते हुए कहा कि मैंने सीरियल में काम किया है, जब भी मैं कुरुक्षेत्र आता हूं तो उस समय की पल याद आते हैं। इस वर्ष बेमौसमी बरसात ने किसानों की चिंता को बढ़ा रखा है। एक बार फिर बरसात के साथ तेज हवाओं के कारण गेहूं के साथ साथ सरसों और गन्ने की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। कृषि विशेषज्ञों की माने तो बरसात के कारण सरसों की फसल में 40 से 50% तक नुकसान पहुंचा है। वहीं गेहूं और गन्ने की फसल भी प्रभावित हुई है। ऐसे में उन्होंने किसान को खेतों में उचित जल निकासी का प्रबंध किए जाने की सलाह दी है। पलवल के उपमंडल होडल में दो हिंद केसरियों के बीच आखिरी कुश्ती लड़ी गई। होडल में सती माता की याद में हर वर्ष की भांति अब की बार भी विशाल दंगल का आयोजन किया गया। इस दंगल में हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली के पहलवानों ने भाग लेकर अपने अपने जौहर दिखाए।
दंगल की आखिरी कुश्ती हिंद केसरी पहलवान उमेश और हिंद केसरी की लड़ाई लड़ रहे दिल्ली के अजय पहलवान के बीच हुई, जो 1,51,000 रुपए की कुश्ती थी, जो बराबर पर छूटी और इस दंगल की दूसरी कुश्ती 51,000 रुपए की रही। होटल के सती अखाड़ा के पहलवान पवन और दिल्ली के पहलवान अश्वनी के बीच हुई, जिसमें पवन पहलवान ने दिल्ली के पहलवान अश्वनी को हराकर यहां कुश्ती जीती। इस दंगल को देखने के लिए दूर दराज से हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे। सोनीपत में गृहकर जमा नहीं करने वालों पर नगर निगम की ओर से शिकंजा कसा गया। आपको बता दें, जिसके तहत नगर निगम की टीम ने मुरथल NH 44 पर स्थित गरम धरम ढाबा और एक रईस मिल पर सीलिंग की। गरम धरम ढाबे पर एक 40 लाख रुपए का गृहकर बकाया बताया जा रहा है, जिसके तहत उसे सील कर दिया गया है, लेकिन अधिकारियों की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। अधिकारियों की ओर से सील किए गए ढाबे को वहां से ढाबा मालिकों ने खोल दिया है। आपको बता दें कि रोजाना की तरह वहां पर लोग खाना खाने के लिए आ रहे हैं और अब अधिकारी ढाबा दबा कर रहे हैं कि सील तोड़कर कोई काम किया जा रहा है तो कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने सोहाना पलवल रोड पर रेड मारी और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल भारत पेट्रोलियम के ट्रक से पेट्रोल डीजल की अवैध चोरी की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। वहीं सीएम फ्लाइंग टीम ने भारी मात्रा में पेट्रोल और डीजल की बरामद किया। साथ ही भारत पेट्रोलियम का एक ट्रक भी अपने कब्जे में लिया। गुरुग्राम में गाड़ियों के साइलेंसर चोरी करने वाली गैंग का पहली बार पर्दाफाश पुलिस ने किया। दरअसल गुरुग्राम में लगातार गाड़ियों के साइलेंसर चोरी हो रहे थे। अलग अलग थानों में इस बार में शिकायत भी आ रही थी। बढ़ती वारदातों को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने एक टीम का गठन किया, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने इस गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने साइलेंसर चोरी की वारदातों को कबूल किया। आरोपी ने 1000 से ज्यादा गाड़ियों के साइलेंसर चोरी कर चुके हैं। पलवल पुलिस ने लोगों से इनाम जीतने के लिए लालच देकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया। पुलिस की डिटेक्टिव व साइबर शाखा सहित कैंप थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर गिरोह के 4 सदस्यों को काबू में कर 20 लाख रुपए, कई कंप्यूटर सेट, लैपटॉप और मोबाइल बरामद किए। आरोपी फरीदाबाद के 11 सेक्टर में साइबर सेंटर चलाकर ठगी करते थे, जिन्होंने पलवल निवासी में एक युवक से 25 लाख रुपए की ठगी करी। वही पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गुरुग्राम के रिठौज गांव में हत्या का मामला सामने आया, जिसके तहत देर रात तक एक व्यक्ति की फायरिंग कर हत्या कर दी गई। वहीं मृतक का नाम संजय खटाना बताया जा रहा है। हत्या को देर रात को कुछ अनजान बदमाशों ने अंजाम दिया, लेकिन साथ ही आसपास के लोग और परिजनों को भी सुबह इस हत्या के बारे में पता चला। वहीं मौके पर थाना पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सोनीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद है और देर रात 3 अज्ञात बदमाशों ने पिस्तौल और चाकू दिखाकर गांव लहराड़ा में हलवाई के घर में 4.5 लाख और गहनों की लूट की है। तीनों आरोपियों घर से बाहर निकलते हुए एक तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। मौके पर स्थानीय थाना पुलिस और सीआई टीम जांच कर रही है। झज्जर के गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 10 लोग घायल हो गए, जिसमें से 6 को सरकारी अस्पताल झज्जर और 4 को गंभीर स्थिति को देखते हुए उनको रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। बता दें कि घटना को अंजाम देने के बाद कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं घायलों का इलाज रोहतक पीजीआई में किया जा रहा है। गुरुग्राम में जारी रिठौज की ढाणी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। इस घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सोनीपत के गांव रोहट के पास एक तेज रफ्तार कार ने रोडवेज की बस में टक्कर मार दी। इस हादसे में कार में सवार हरियाणा पुलिस के एक कर्मचारी और सेना के जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल के 90 हल्के 90 खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए।